हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकुश चड़ीमार और स्वागत है आप सभी का हमारे सीए इंटरमीडिएट ऑडिट डिटेल्ड रिवीजन सीरीज में, जहां पे हम बहुत डिटेल में अच्छे से कवर करते हैं हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स। और आज हम लोग करने वाले हैं ऐसे 300 जिसका नाम है प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें हम बात करेंगे आपके प्लानिंग की, स्ट्रैटेजी की एंड ऑडिट प्रोग्राम की। तो अभी तक अगर मैं आपको बता दूं तो अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1 पूरा बहुत अच्छे से डिस्कशन कर लिया है। फिर उसके बाद किया था हमने चैप्टर नंबर 11, उसमें हमने किया था ऐसे 210 SQC1 एंड ऐसे 220। उसके बाद हमने किया था आपका चैप्टर नंबर 6 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऐसे 230। उसके बाद हमने किया था ऐसे 260 एंड 265 आपके चैप्टर नंबर 7 से। एंड फिर हमने चैप्टर नंबर 8 से आपका ऐसे 299 जॉइंट ऑडिट किया था। और आज हम लोग करने वाले आपका चैप्टर नंबर 2, दैट इज योर ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट स्ट्रेटजी, प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। ये पूरा चैप्टर नंबर 2 ऐसे 300, ये पूरा का पूरा हम चैप्टर आज डिस्कस करने वाले हैं। सर हम ये सीक्वेंस क्यों फॉलो कर रहे हैं, हम ऐसे का सीक्वेंस क्यों नहीं फॉलो कर रहे? क्योंकि बेटा यही सीक्वेंस आपका लॉजिकल सीक्वेंस है ऐसे इसको करने का। और इसी लॉजिकल सीक्वेंस के साथ मैंने आपकी बनाई है प्यारी प्यारी सीए इंटरमीडिएट ऑडिट की कॉन्सेप्ट बुक। ये कॉन्सेप्ट बुक है मात्र आपकी 150 पेजेस की, 115 पेजेस की, 115 पेजेस की कॉन्सेप्ट बुक है, जो आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेगी मात्र 300 रुपीज में। तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे जाके कॉन्सेप्ट बुक भी परचेज कर सकते हैं आप लोग। और बहुत जल्द हम आपके लिए सीए इंटरमीडिएट ऑडिट में क्वेश्चन बैंक भी लॉन्च करने वाले हैं, जिसका एकदम बढ़िया सा यूनिक फीचर होगा। वो क्या यूनिक फीचर होगा वो जब लॉन्च होगा तब आपको बता देंगे। और बहुत जल्दी से हम आपका एग्जाम ओरिएंटेड बैच भी लॉन्च करने वाले हैं May 25 अटेम्प्ट के लिए। तो उसके लिए भी आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। सारी डिटेल्स आपको नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां पे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे दी जाएगी। ठीक है, यस सर, चलिए शुरू करते हैं हमारा प्यारा सा टॉपिक ऐसे 300 प्लानिंग ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर हमारा जो प्लानिंग है, हमारी स्ट्रैटेजी है एंड हमारा प्रोग्राम है, सर इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं आपको अगर बात बताऊं, स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले बनती है स्ट्रैटेजी। जब हम दिमाग में सोचते हैं कि यार मुझे सीए इंटरमीडिएट करना है, मुझे 4 महीने में करना है, मुझे 2-3 रिविजन करने हैं हर एक सब्जेक्ट के, मुझे ये इस पूरे सीए इंटरमीडिएट को ऐसे अप्रोच करना है, मुझे मॉक टेस्ट देने हैं, ऐसे मॉक टेस्ट देने हैं, ये सारी चीजें जो आती है आपका स्ट्रैटेजी आती है। स्ट्रैटेजी आपके एक ब्रॉड लेवल पे बनती है। प्लान क्या होता है, जब हम उस स्ट्रैटेजी को कैसे फुलफिल करेंगे उसकी प्लानिंग करते हैं, उसको हम प्लान बोलते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं तो हमारे जो इस एग्जांपल में कि सर मुझे कौन से सब्जेक्ट में सीक्वेंस करना है, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को मुझे कितना टाइम देना है, उस पर्टिकुलर डे को मुझे उस सब्जेक्ट में कितना टारगेट रखना है, मुझे अपने आवर्स कैसे डिवाइड करने हैं, इसको हम प्लानिंग बोलते हैं। और प्रोग्राम की बात करो अगर ऑडिट के लैंग्वेज में, तो प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि भाई हमारी जो प्लानिंग होती है, स्ट्रैटेजी होती है, वो बड़े लोग करते हैं, मतलब हमारे एंगेजमेंट पार्टनर करते हैं, मैनेजर्स करते हैं। उनको बताना, ये लोग कैसे बताएंगे अपने आर्टिकल्स को, अपने जूनियर्स को कि तुम्हें ऐसा ऑडिट करना है, तुम्हें ये चीजें कवर करनी है, तुम्हारा ये स्टेप होना चाहिए, तुम्हें ये एरियाज चेक करने हैं। ये सारी चीजें आपको वो लोग एक ऑडिट प्रोग्राम में लिख के देते हैं कि भाई ये हमारा ऑडिट प्रोग्राम है, ऐसे तुम्हें ऑडिट करना है और ये तुम्हारी चीजें जो तुम्हें चेक करनी है उसको हम ऑडिट प्रोग्राम बोलते हैं। तो आई होप आपको मोटा मोटा क्लियर हो गया होगा कि भाई प्लानिंग, स्ट्रैटेजी एंड प्रोग्राम में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा कि सर हम प्लानिंग क्यों करते हैं, सर ऑडिट की प्लानिंग हम क्यों करते हैं, इसके क्या बेनिफिट होते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं। वही सेम चीज मैंने आपके हैंड रिटन नोट से आपको बता रहा हूं। अब हैंड रिटन नोट्स में मैंने क्या किया है कि आपके जितने भी डिफिकल्ट वाले टॉपिक जो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिनको थोड़ा मेमोरी टेक्निक बना के समझाना पड़ता है, वो सारे टॉपिक्स आपको हैंड रिटन नोट्स में दे दिया मैंने। एंड सिंस आपने रिक्वेस्ट किया था तो इसकी भी पीडीएफ की लिंक मैंने आपको शेयर कर दी, गूगल ड्राइव की लिंक, वो भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को। ठीक है, यस सर। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है सर कि प्लानिंग क्यों जरूरी होता है, प्लानिंग क्यों करनी चाहिए। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि सर जब हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, जैसे हम सीए इंटरमीडिएट कर रहे हैं, तो सीए इंटरमीडिएट में प्लानिंग कब करते हैं सर, प्लानिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले जो हम सोचते हैं, सबसे पहले जो हम प्लान करते हैं, उसमें हम प्रॉब्लम सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उन सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो हमारे वीक सब्जेक्ट्स हैं, और उन पे हम ज्यादा से ज्यादा अटेंशन देने की कोशिश करते हैं, अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज। जो हमारे वीक सब्जेक्ट है, जो हमारे इंपॉर्टेंट एरियाज है, वहां पे हम ज्यादा से ज्यादा अटेंशन देने की कोशिश करते हैं, या फिर आपको करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने वीक सब्जेक्ट्स को इग्नोर करते हैं कि नहीं यार ये सब्जेक्ट मुझसे नहीं होता, ये वाला मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को मैं करता हूं। और फिर बाद में रिजल्ट में पता चलता है कि जो उनका फेवरेट सब्जेक्ट था उसमें तो मार्क्स उनके अच्छे आ गए, लेकिन जो वीक सब्जेक्ट था उसमें वो फेल हो गए। तो इसलिए हमें वीक सब्जेक्ट्स पे बहुत ज्यादा फोकस देना है। एंड दूसरी चीज, अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज में आप ऐसे भी देख सकते हैं कि हम जो एबीसी एनालिसिस फॉलो करते हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जिनको हमने ए पे रखा होता है, उनको हम ज्यादा अटेंशन देते हैं। तो प्रॉब्लम्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉब्लम पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं प्लानिंग करते टाइम, एंड उसमें जो भी इंपॉर्टेंट एरिया
एरियाज है उनको हम एप्रोप्रिएट अटेंशन देखें। अब जैसे ऑडिट की बात करूं तो ऑडिट में हमें प्लानिंग की क्यों जरूरत है, ताकि हम ऑडिट को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाए। क्या कर पाए सर, मैनेजमेंट ऑफ ऑडिट के लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब मैनेजमेंट हम किसका करते हैं सर, मैनेजमेंट हम टीम का मैनेजमेंट करते हैं, लोगों का मैनेजमेंट करते हैं, तभी हमको मैनेजर बुलाया जाता है। जो भी मैनेजर होते हैं वो लोगों को मैनेज करते हैं, इसलिए उनको मैनेजर बुलाया जाता है। अब टीम को मैनेज करने के लिए सबसे पहले मुझे टीम सिलेक्ट करनी पड़ेगी, पहले मेरी टीम बनानी तो पड़ेगी ना, तो पहले होगा सिलेक्शन ऑफ टीम। फिर जैसे ही मैंने टीम को सिलेक्ट कर लिया, अब मैं उनको डायरेक्ट करूंगा, डायरेक्शन दूंगा कि तुमको ये काम करना है, उनके काम को सुपरवाइज करूंगा कि वो सब अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और अगर मेरी टीम बहुत बड़ी है तो उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क होना चाहिए, सबका अपने एक दूसरे के काम के लिए कोऑर्डिनेशन रखना चाहिए। ये चीज मैं चेक करूंगा। ये आपके 6 पॉइंट्स है प्लानिंग के बेनिफिट्स के बारे में। क्या पॉइंट्स है सर, सबसे पहले आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है और रिजॉल्व करता है हमारी पोटेंशियल प्रॉब्लम्स टाइमली बेसिस पे। जो भी हमें प्रॉब्लम्स लग रही है उसको आइडेंटिफाई करो, उसको रिजॉल्व करो। दूसरी चीज एप्रोप्रिएट अटेंशन हम दे सके इंपॉर्टेंट एरियाज के लिए, इसलिए हमें प्लानिंग करनी पड़ती है ताकि हम इंपॉर्टेंट एरियाज जो भी है वहां पे एप्रोप्रिएट अटेंशन दे पाए अपने ऑडिट करते हैं। तीसरी चीज प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कर पाए एंड मैनेज कर पाए हमारे ऑडिट को। कौन से ऑडिट को सर, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑडिट को, कि हमारा ऑडिट इफेक्टिव भी हो, एफिशिएंट भी हो, इसके लिए हम उसको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कर ले एंड मैनेज कर ले। नेक्स्ट चीज सिलेक्शन ऑफ टीम मेंबर्स जिनके पास एप्रोप्रिएट कैपेबिलिटीज हो, कॉम्पिटेंस हो। ऐसा नहीं कि यार यहाँ पे ना ये बड़ा सिग्निफिकेंट एरिया है, सिग्निफिकेंट रिस्क वाला एरिया है और वहां पे मैंने किसी नए बंदे को लगा दिया, उसको तो समझ में ही नहीं आएगा सर ऑडिट करते कैसे है। तो मुझे सिलेक्ट को करना है एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को, और वैसे एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को सिलेक्ट करना है जिनके पास कैपेबिलिटी भी हो और कॉम्पिटेंस भी हो ऑडिट करने की। नेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद मुझे उनको डायरेक्शन देना है, सुपरविजन देना है अपने टीम मेंबर्स को, एंड उनके काम को रिव्यू करना है कि उन्होंने काम सही से किया या फिर नहीं किया। और अगर बहुत सारे टीम मेंबर्स है तो कोऑर्डिनेशन रखना है उनके काम पे, जो भी उन्होंने काम किया उसके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए अदर ऑडिटर के बीच में। कोई भी अगर मेरी टीम में एक्सपर्ट है तो उस एक्सपर्ट के साथ भी मेरे काम को कोऑर्डिनेट करना है मुझे। एक चीज ध्यान रख लेना, आपकी जो प्लानिंग है ना उसमें आपके एंगेजमेंट पार्टनर तो इन्वॉल्व होता ही है, लेकिन क्या एंगेजमेंट पार्टनर खुद अकेला बैठ के प्लानिंग करेगा? नहीं सर, जो भी आपके अदर की मेंबर्स होंगे, आपकी ऑडिट एंगेजमेंट टीम के अदर टीम मेंबर्स होंगे, उनको भी हम प्लानिंग में इन्वॉल्व कर सकते हैं ताकि हमारे प्लानिंग की इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी बढ़े। ताकि अगर बहुत सारे लोग, वो बोलते हैं ना कि एक बंदा अगर प्लान करेगा तो फिर बहुत सारी चीजें नहीं देख पाएगा, लेकिन अगर बहुत सारे दिमाग लगेंगे, बहुत सारे प्लानिंग करने में लोग साथ में लगेंगे तो उनको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, बहुत सारा वो इनपुट दे पाएंगे, बहुत अलग अलग पर्सपेक्टिव मिलेंगे, इससे हमारी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट बढ़ेगी। ठीक है, यस सर। चलिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। दूसरा ये बोल रहा है कि सर प्लानिंग एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है। आप ऐसा मत समझ लेना कि यार आज आपने प्लान बनाया कि आज आप इतने आवर्स करने वाले हैं और आज आपके वो आवर्स खत्म नहीं हुए तो फिर आप दूसरा प्लान लेके बैठे हैं जो आपने सेकंड डे पे प्लान किया था वहीं से आप शुरू करेंगे। ऐसा नहीं करते ना हम लोग। अगर आज हमारा कुछ खत्म नहीं हुआ तो हम दूसरे दिन पे शिफ्ट कर देते हैं। हम प्लान हमारा फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं हमारी प्लानिंग में, जैसे जैसे जो भी चेंजेस करना पड़ता है वैसे हम चेंजेस करते हैं। ऐसा नहीं एक बार प्लान बनाया तो उसी को फॉलो करेंगे, बीच में कुछ भी गड़बड़ हो गई, कुछ तबीयत खराब हो गई तो हम ऊपर नीचे हमारा प्लान करते रहते हैं। वैसे ये बोल रहा है कि ऑडिट में जब हम प्लानिंग करते हैं तो वो भी एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है, वहां पे बार बार प्लानिंग करते रहनी पड़ती है। ये कोई डिस्क्रीट फेज नहीं है। डिस्क्रीट मतलब कोई सेपरेट फेज नहीं है। जो भी आपके क्या बोलते हैं उसको, जार्गन्स हैं, टेक्निकल वर्ड्स है, उसको हमने यहाँ पे आपको सिंपलर वर्ड्स में यहाँ पे ब्रैकेट में डाल के दिया हुआ है जहां जहां पे भी आपके जार्गन्स वाले वर्ड यूज हो रहे हैं। तो प्लानिंग एक डिस्क्रीट फेज नहीं है, ऑडिट का सेपरेट फेज नहीं है, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअल एंड आइटरेटिव प्रोसेस है। आइटरेटिव का मतलब क्या है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, उसको हम करते रहते हैं। प्लानिंग आपका शुरू होता है जब से आपका ऑडिट शुरू हुआ है, एंड प्लानिंग आपका खत्म होता है जब तक आपका ऑडिट खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि आपको हर दिन प्लान करना पड़ता है कि आपको कैसे चीजें करनी है। ठीक है, यस सर। इसको हम एक बार अपने हैंडरिटन नोट से डिस्कस कर लेते हैं। ये बोल रहा है कि जब हम करते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट का असेसमेंट, कि हमारा रोमम यहाँ पे कितना है, कितना रिस्क है हमारा मटेरियल मिस स्टेटमेंट का, उस रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट करने से पहले हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। हमें कुछ चीजों को कंसिडर करना पड़ता है प्लानिंग के अंदर। सबसे पहली चीज, भाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट करने से पहले, प्लानिंग करने से पहले मुझे उस एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग तो लेनी पड़ेगी ना। मुझे ये तो पता लगाना पड़ेगा ये एंटिटी क्या है, कैसे काम करती है, कितने लोग हैं, क्या इंटरनल कंट्रोल से, सारी चीजें। तो सबसे पहले मुझे जनरल अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी उस एंटिटी की। अब जहां पे भी पूरे ऑडिट में जहां पे भी अंडरस्टैंडिंग शब्द आ जाए तो आपको याद आ जाना चाहिए कि वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम जो अंडरस्टैंडिंग लेते हैं वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के थ्रू ही लेते हैं। तो जहां पे भी अंडरस्टैंडिंग की बात आ जाए वहां पे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की बात आ जाएगी। और नेक्स्ट जब SA 315 आएगा तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में आपकी 3 चीजें इंक्लूड होती है। उसमें सबसे पहली चीज है आपका एनालिटिकल प्रोसीजर्स,
कि आपको एनालिटिकल प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं एज द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। या तो आप एनालिटिकल प्रोसीजर कर लो या फिर अदर जो दो हमारे प्रोसीजर थे वो कर लो, अदर प्रोसीजर कर लो। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करके हमको क्या पता चलेगा, हम मटीरियलिटी डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें मटीरियलिटी लेवल कितना रखना है। सर ये कुछ समझ नहीं आ रहा सर, ये क्या रैप क्या होता है, मटीरियलिटी क्या होती है? आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ऐसे 315 आएगा, ऐसे 320 आएगा, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि आपका रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या होता है, आपकी मटीरियलिटी क्या होती है। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करने के बाद हम मटीरियलिटी डिसाइड करेंगे, और अगर हमें लगता है कि यार यहाँ पे तो बहुत बड़ी मटीरियलिटी होने वाली है, तो मुझे ये चेक करना है क्या मुझे एक्सपर्ट्स को हायर करने की जरूरत है क्या। एक्सपर्ट्स मतलब क्या, आप देखो भाई मुझे नहीं आता कि तुम जो तुम्हारा ग्रेच्युटी वैल्यूएशन होता है, तुम्हारे जो प्लांट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को वैल्यूएशन करना होता है, उसको चेक करना पड़ेगा मुझे एज एन ऑडिटर कि उनके वैल्यूएशन सही है कि नहीं है। अब मुझे तो वो नहीं आता, तो मुझे किसी एक्सपर्ट को हायर करना पड़ेगा जो वैल्यूएशन चेक कर पाए। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करने की जरूरत है या फिर नहीं है। प्लानिंग में ही मैं ये सारी चीज देख लूंगा। क्या चीजें देखूंगा सर? प्लानिंग डिस्क्रीट फेस नहीं है, कंटिन्यूअल एंड आइटरेटिव प्रोसेस है। प्रायर टू ऑडिटर्स आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रोमम को आइडेंटिफाई करने से पहले, असेस करने से पहले मुझे कुछ चीजें कंसिडर करनी पड़ती है। क्या कंसिडर करनी पड़ती है? सबसे पहला जनरल अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ती है एंटिटी के लीगल फ्रेमवर्क की। दूसरा एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या मुझे रैप की तरह अप्लाई करने चाहिए, कोई अदर रैप प्रोसीजर्स मुझे परफॉर्म करने चाहिए। एंड उसके बाद मुझे डिटरमाइन करनी पड़ती है अपनी मटीरियलिटी एंड देखना पड़ता है कि क्या मुझे एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करने की जरूरत है या फिर नहीं है। ठीक है, यस सर। अब हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक है, इधर देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग के बारे में, कि सर प्लानिंग के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। दो चीजें इंक्लूड होती है। सबसे पहली चीज है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। सर ये प्रिलिमिनरी नाम तो सुना सुना सा लग रहा है। ये नाम अगर आपने 299 कर लिया तो आपने सुना हुआ होगा, ये 299 में आया था हमारा प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। तो हमें प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज करनी पड़ती है, जो यहां पे हम डिस्कस करेंगे क्या होती है। एंड दूसरा प्लानिंग एक्टिविटीज करनी पड़ती है हमें। प्लानिंग एक्टिविटीज में दो चीजें हैं, सबसे पहला है आपका ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाओ एंड दूसरा ऑडिट प्लान बनाओ। ये दो चीज करते हैं प्लानिंग एक्टिविटीज में। क्या करते हैं सर? आपका एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग की बात करेंगे, दो चीजें इंक्लूड होती है, दूसरी के अंदर और दो चीजें हैं। सबसे पहली चीज है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज एंड दूसरा है प्लानिंग एक्टिविटीज। प्लानिंग एक्टिविटीज में दो चीजें हैं, ऑडिट स्ट्रेटेजी एस्टैब्लिश करो और ऑडिट प्लान डेवलप करो। ठीक है, अब जब आप डेवलप कर रहे हो ऑडिट प्लान, तो आपके ऑडिट प्लान के अंदर क्या क्या चीजें आनी चाहिए। एक तो डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान करके क्वेश्चन आ सकता है, दूसरा आपको कंटेंट्स ऑफ ऑडिट प्लान करके क्वेश्चन आ सकता है कि ऑडिट प्लान में क्या होना चाहिए, तीसरा ऑडिट प्लान के अंदर क्या डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डज ऑडिट प्लान डिस्क्राइब। ऐसे तीन क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं जिसका आंसर सिर्फ एक ही है। प्लानिंग में आती है तीन चीजें, ऑडिट प्लान में तीन चीजें आप डिसाइड करते हैं। सबसे पहला कि आपका एनटीई क्या होगा आपके प्रोसीजर्स का। एनटीई इज नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट। आपके प्रोसीजर्स का क्या होगा, आप कैसे करेंगे, कौन सा प्रोसीजर करेंगे, कब करेंगे, किस हद तक करेंगे, ये आप प्लानिंग में ही डिसाइड कर लेते हैं। तो आप एनटी सबसे पहले डिसाइड करते हैं रैप का, दैट इज योर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, जो हम ऐसे 315 में डिस्कस करेंगे। फिर आप एनटी डिसाइड करते हैं आपके प्लान फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स का, जो हम ऐसे 330 में डिसाइड करेंगे, जिसको हम प्यार से बोलते हैं फैप। एंड इसके अलावा जो भी हमारे एसेज है उसमें जो भी अलग अलग प्रोसीजर्स है वो हम अदर प्लान प्रोसीजर्स अप्लाई कर सकते हैं, अपने प्लान में इंक्लूड कर सकते हैं टू कंप्लाई विद एसेज। ये तीन चीजें हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से हमारे 315 में, 330 में और अदर हमारे एसेज में। ठीक है, यस सर, ये तीन चीजें आपकी इंक्लूड होती है आपकी प्लानिंग में। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज की। सर कुछ एक्टिविटीज होती है जो आपको प्लानिंग से भी पहले करनी पड़ती हैं। जब आपने ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया, तो ऑडिट के एक्सेप्ट करने से पहले या फिर जो भी चीजें होती है, आपको बेसिकली प्लानिंग से पहले कुछ चीजें करनी पड़ती हैं। प्रिलिमिनरी कुछ स्टार्टिंग में इनिशियली ऐसा आप मान सकते हैं कुछ एंगेजमेंट एक्टिविटीज आपको करनी पड़ती हैं। वो एक्टिविटीज यहां पे उनको मिला मिलो के बोलते हैं प्लानिंग प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। वो क्यों करनी पड़ती है सर? ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए और इवेल्युएट कर पाए उन सर्कमस्टेंसेस को जो मेरे सर्कमस्टेंसेस अफेक्ट करेंगे मेरे ऑडिट को प्लान करने के लिए एंड परफॉर्म करने के लिए। उन सर्कमस्टेंसेस को मैं आइडेंटिफाई करूंगा, अच्छा ये सर्कमस्टेंस है जिसकी वजह से मेरे ऑडिट पे इंपैक्ट आ सकता है, मेरी प्लानिंग पे इंपैक्ट आ सकता है, ये ऐसे सर्कमस्टेंसेस है, उनको मैं इवैल्यूएट करूंगा। ठीक है, ये मुझे हेल्प करते हैं प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। अब कौन कौन सी प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज हमने ऑलरेडी पढ़ ली है सर। ये दो एक्टिविटीज की बात करता है, दो एसेज की बात करता है रादर। एक आपका एसे 210 एंड एक आपका एसे 220। एसे 210 में 1 पॉइंट है और एसे 220 में 2 पॉइंट है। एसे 210 में क्या करते हैं सर? हम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, मैनेजमेंट को अंडरस्टैंडिंग देते हैं टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के बारे में। तो अंडरस्टैंडिंग टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट ये आपका एसे 210 में आता है, ये प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज का पार्ट है। एंड दूसरा हमारा जो एसे 220 था, जिसमें हम डिसाइड करते
सकते हैं कि हमें इस क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं करना है, कंटिन्यू करना है या फिर नहीं करना है। तो वो चीजें, वो प्रोसीजर जब हम परफॉर्म करते हैं वो भी आपका प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज का पार्ट है। एंड जब हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है इस क्लाइंट रिलेशनशिप के साथ, तो उसमें हम मेन चीज जो डिसाइड करते हैं वो है हमारा एथिकल रिक्वायरमेंट्स। क्या हम कंप्लाई कर पाते हैं विद दिस पर्टिकुलर एंगेजमेंट, क्या हम एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, ये हम ऐसे 220 में डिसाइड करते हैं। और हमारी मेन जो एथिकल रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी और इंडिपेंडेंस की, वो हम देखते हैं कि क्या हम इंडिपेंडेंट है कि नहीं है इस पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट के लिए। तो ये तीन चीजें आपकी इंक्लूड होती है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सर हुआ क्या ना यार, मुझे बनानी है ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लान। अब मैं नया नया आया हूं इस कंपनी का ऑडिट करने के लिए, मुझे लगा यार देखो मैनेजमेंट को तो सारी चीजें पता है, राइट? तो मैं क्या करूंगा ना, मैं एक बार थोड़ा सा अपने हिसाब से जो भी मुझे स्ट्रैटेजी बनानी है, प्लान बनानी है, मैं बना लूंगा और मैनेजमेंट के साथ जाके डिस्कस कर लूंगा कि देखो मेरी ये ऑडिट स्ट्रैटेजी है, मेरी ये प्लानिंग है, मैं ये प्रोसीजर करूंगा, ये टाइमिंग पे करूंगा, इस हद तक प्रोसीजर करूंगा, ये सारी चीजें मैं मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर लूंगा। फिर होगा क्या, अगर बाद में मुझे पता चला ना किसी और ने बोला कि नहीं नहीं तुम्हारा तो ऑडिट स्ट्रैटेजी गलत था, नहीं नहीं तुम्हारा तो प्लान गलत था, तो मैं मैनेजमेंट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दूंगा कि देखो भाई मैंने तो मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन किया था, तो मैनेजमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना ऑडिट स्ट्रैटेजी और प्लान के लिए। तो ये ना हो, इसलिए आपका ऐसे 300 बोलता है कि ये आप नहीं कर सकते हैं। मतलब ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर ही रहता है, वो किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बन जाता है। ऑडिटर इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड प्लान। हम मैनेजमेंट को नहीं बोल सकते कि भाई मैनेजमेंट प्लीज हमारे लिए स्ट्रैटेजी बना लो, प्लान बना लो, मैनेजमेंट को कभी नहीं बोल सकते। दूसरा, अब चाहो तो मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन कर सकते हो कि भाई आपके प्लानिंग में क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इससे आपकी इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। सर ये क्या बोल रहे हो आप, ये नहीं समझे हम। सपोज मैं मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन कर रहा हूं मेरे ऑडिट प्लान के बारे में, मैंने मैनेजमेंट को ये बता दिया भाई मैनेजमेंट में इतने सैंपल सिलेक्ट करूंगा तेरे इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में और ये वाले सैंपल्स होंगे जो मैं सिलेक्ट करूंगा। भाई इतना डिटेल में अपनी स्ट्रैटेजी मत बना के आ जाना ताकि मैनेजमेंट को पता चल जाए कि तुम ऑडिट क्या करने वाले हो और उसको वो छुपा दे। अपने जो भी फ्रॉड किए होंगे, जो भी उनके मिस स्टेटमेंट्स होंगे, उनको वो छुपा देंगे। इतना डिटेल में मत उनको बता के आ जाना, तुम्हारे इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट से कॉम्प्रोमाइज मत करके आ जाना, ठीक है? यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं स्पेशली आपका ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी के बारे में कि सर ये ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी होती क्या है। तो ऑडिट स्ट्रैटेजी वो होती है जो हमारे ऑडिट का एसटीडी डिसाइड करती है। वो पीसी और एसटीडी की बात नहीं कर रहा मैं, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन की बात कर रहा हूं कि आपको कितना बड़ा ऑडिट करना है, क्या क्या चीजें कवर करनी है आपके ऑडिट में, कब ऑडिट करना है, एंड तीसरा आपके ऑडिट का क्या डायरेक्शन होना चाहिए, किस डायरेक्शन में आपको ऑडिट करना है। एंड इसी ऑडिट स्ट्रैटेजी आपका डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान में भी गाइड करती है, हेल्प करती है कि आपको ऑडिट प्लान अपना कैसे बनाना है, ठीक है? यस सर। क्या करती है सर ऑडिट स्ट्रैटेजी? एसटीडी बताती है ऑडिट का स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन, एंड दूसरा ऑडिट प्लान बनाने में गाइड करती है। अब कुछ फैक्टर्स आते हैं जिसकी मदद से हम ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाते हैं, जिनके जिस फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखना पड़ता है ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाते हुए, वो फैक्टर्स की हम बात करेंगे हमारे हैंडरिटन नोट से। क्या फैक्टर्स है सर? सबसे पहला, ये वही फैक्टर्स है, ये वही चीजें हैं जो हमने ऐसे 299 में डिस्कस करी थी। फैक्टर्स फॉर ओवरऑल स्ट्रैटेजी था यहाँ पे, वहां पे था जब हम ज्वाइंट ऑडिट प्लान की प्लानिंग कर रहे हैं। तो मैंने आपको तभी बताया था ऐसे 299 में कि ऐसा सिमिलर हमारे पास चीज हमारे ऐसे 300 में आएगी, और वो चीज ये रही। सबसे पहले था हमारा प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज की भाई ज्वाइंट ऑडिट प्लान बनाने से पहले हमें एक प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज करनी पड़ती है। फिर प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में ज्वाइंट ऑडिट प्लान बनाते टाइम हम करते हैं हमारा डिवीजन ऑफ एरियाज। वहां पे था डिवीजन ऑफ एरियाज, लेकिन यहां पे पर्टिकुलरली है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज करने के बाद हमें ऑडिट के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करना पड़ेगा, ऑडिट के फीचर्स को डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे डिवीजन तो करना नहीं, यहां पे कोई ज्वाइंट ऑडिट तो चल नहीं रहा है। तो यहां पे सबसे पहले मैंने प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज देखी, फिर मैंने अपने ऑडिट के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा कि भाई मेरा ऑडिट कैसा है, ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के बाद, डिवीजन ऑफ एरियाज करने के बाद, डिवीजन करने के बाद हमने क्या किया था वहां पे ऐसे 299 में उस पर्टिकुलर अपने जो टीम मेंबर्स है, मेरे जो टीम मेंबर्स है, उनके एफर्ट्स को डायरेक्ट किया था उस पर्टिकुलर एरिया पे जो डिवाइड हो गया। जो मेरे हिस्से में जो एरिया आ रहा है, मुझे अपने टीम के एफर्ट्स उसी पर्टिकुलर एरिया के लिए डायरेक्ट करने हैं, तो मैंने पहले डायरेक्शन किया था। फिर डिवीजन ऑफ एरियाज, एरियाज में मैंने क्या डिवाइड किया था सर? हमने एरियाज जो डिवाइड किया था वो था हमारा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, कि हमारे रिपोर्टिंग के क्या ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं, उस एरिया को हमने डिवाइड किया था। और ये सारी चीज हमने कर ली। उसके बाद हमें क्या पता चलता है सर? एनटीई ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पता चलता है, दैट इज योर नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज। कौन से रिसोर्सेज चाहिए, कब चाहिए और कितने चाहिए, ये चीज हमें पता चलती है। ये चीज हमें बेसिकली जब हम ऑडिट स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तब हमें हेल्प करेगी बनाने में ऑडिट स्ट्रैटेजी को,
ठीक है, यस सर, चलिए डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे उस पर्टिकुलर पॉइंट के भी अलग अलग सब पॉइंट्स उन्होंने दे दिए हैं, तो वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं क्या सब पॉइंट्स है। सबसे पहली चीज हमने ये पढ़ी कि हमें प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज देखनी है, कि हमने जो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज करी ना, ये वाली एंगेजमेंट एक्टिविटीज, इस पे क्या रिजल्ट आया, क्या रिजल्ट आया, क्या टर्म्स का क्या रिजल्ट आया, हमने जब ये चेक किया तो उसका क्या रिजल्ट आया, क्या हम एथिकल रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली हमें रिजल्ट्स देखना है आपकी प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज का। एंड फिर और दूसरी चीज ये देखनी है कि अगर हमने कोई भी अदर एंगेजमेंट पे कोई भी अगर हमें एक्सपीरियंस मिला था, नॉलेज मिला था, तो क्या वो इस पर्टिकुलर एंगेजमेंट के लिए रेलेवेंट है। जैसे कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था जॉइंट ऑडिट में भी कि भाई अगर हम सीमेंट इंडस्ट्री का पहले हमने ऑडिट कर चुके हैं और यहीं पे वापस से ये एक और क्लाइंट है सीमेंट इंडस्ट्री का, तो हम वो वाला नॉलेज जो हमें एक्वायर किया था अदर एंगेजमेंट से, वो हम यहां पे यूज कर सकते हैं। तो ये दो चीज मुझे देखनी है, सबसे पहले रिजल्ट देखना है प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज का, एंड क्या कोई नॉलेज जो मैंने एक्वायर करी थी अदर एंगेजमेंट में वो रेलेवेंट है या फिर नहीं है। इसके क्या एग्जांपल हो सकते हैं सर। सबसे पहला, अगर कोई मैंने प्रीवियस ऑडिट किया था जिसमें मैंने ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक करी थी किसी भी इंटरनल कंट्रोल की, उसमें कोई भी डेफिशिएंसीज थे या फिर नहीं थे, वो मैंने चेक किया था एंड क्या एक्शन लिया था मैंने उसको एड्रेस करने के लिए, उसके रिजल्ट्स को मैं कंसीडर कर सकता हूं। एंड दूसरी चीज, मुझे अपने टीम मेंबर्स को बताना पड़ेगा, एम्फेसाइज करना पड़ेगा कि उनको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज करना है, एम्फेसाइज करना पड़ेगा कि उनको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज करना है, मतलब उनको मेंटेन करके रखना है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, उनको अपना क्वेश्चनिंग। अब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या था सर, क्वेश्चनिंग माइंड, अलर्ट टू कंडीशंस, यहां पे पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड हो सकता है, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस, ये तीन चीजें हमने पढ़ी थी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में, जो था आपका एसेट 200 एंड बेसिक्स ऑफ ऑडिट वाले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में जो हमने डिस्कस किया था नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट के बारे में। ठीक है, तो दो चीज यहां पे ये लोग बोल रहे हैं, सॉरी दो चीज यहां पे ये लोग बोल रहे हैं कि सबसे प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज एंड अगर कोई नॉलेज हमने अदर एंगेजमेंट से एक्वायर किया था वो रेलेवेंट है या फिर नहीं। उसमें दो चीज हम चेक करेंगे, सबसे पहला कोई पास्ट ऑडिट हमने किया था उसके रिजल्ट को चेक कर लेंगे, एंड दूसरा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अच्छे से एक्सरसाइज कर लेंगे। ये इतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं लगा ये वाला पॉइंट पर्टिकुलरली मुझे। नेक्स्ट पॉइंट था आपका कि हमें आइडेंटिफाई करना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट की, ये जो पर्टिकुलर एंगेजमेंट में करने जा रहा हूं इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या फीचर्स है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले पूछेंगे क्या भाई किसका ऑडिट करना है, क्या ऑडिट करना है मुझे, तो मुझे आइडेंटिफाई करना है नेचर ऑफ बिजनेस, कि भाई ये बिजनेस क्या है जिसका मुझे ऑडिट करना है। क्या ऑडिट करना है सर, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है जिसका मुझे ऑडिट करना है। दूसरा, कैसे ऑडिट करना है, कैसे मतलब क्या, इंडस्ट्री के क्या स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं एंड उस पर्टिकुलर एंगेजमेंट पे क्या एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क लगता है जिसके अकॉर्डिंग मुझे ऑडिट करना है। सबसे पहले आ जाएगा क्या ऑडिट करना है, दूसरा मुझे कैसे ऑडिट करना है, क्या इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, मतलब स्पेसिफिकली क्या AFRF है यहां पे जो लगता है, एंड तीसरा क्यों करना है भाई मुझे ऑडिट, तो मुझे ऑडिट करना है ऑडिट एविडेंस गैदर करने के लिए, जो भी ऑडिट एविडेंस मैंने प्रीवियस ऑडिट में गैदर किए थे उसका क्या यूज आ सकता है इस पर्टिकुलर एंगेजमेंट में, वो मुझे देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के बाद। मतलब बेसिकली ये लोग बोल रहे हैं कि हमें आइडेंटिफाई करना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट। क्या करना है सर, हमें किसका क्या ऑडिट करना है सर, हमें नेचर ऑफ बिजनेस का ऑडिट करना है। कैसे ऑडिट करना है सर, इंडस्ट्री की स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से एंड एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से। क्यों करना है सर, ताकि मैं एक्सपेक्टेड यूज पता लगा सकूं कि मैंने जो ऑडिट एविडेंस प्रीवियस ऑडिट में गैदर किए थे क्या उसका यूज हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। ठीक है, यस सर, आई होप आप समझ गए होंगे ये 4 पॉइंट्स। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं, हमने जब डिवीजन कर दिया तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं टीम्स के एफर्ट्स को कुछ फैक्टर्स कंसीडर करके कि भाई मुझे क्या फैक्टर्स कंसीडर करने हैं जब मैं अपने टीम के एफर्ट्स को डायरेक्ट कर रहा हूं, उनको बता रहा हूं कि उनको क्या काम करना है। तो वो टीम के एफर्ट्स को डायरेक्ट करते टाइम मुझे कौन कौन से फैक्टर्स कंसीडर करने हैं। सबसे पहला मुझे साइज देखना है कि भाई ये कितना वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन है, कितने बड़े ट्रांजेक्शन है। जहां पे बड़े ट्रांजेक्शन होंगे वहां पे मैं एंगेजमेंट टीम के एफर्ट्स को ज्यादा डायरेक्ट करूंगा, जहां पे कम ट्रांजैक्शंस होंगे वहां पे मैं कम एफर्ट्स को डायरेक्ट करूंगा। तो सबसे पहले मुझे साइज देखना है एंड दूसरा मुझे चेंजेस देखने हैं, 3 चेंजेस देखने हैं मुझे। क्या 3 चेंजेस देखने हैं, सबसे पहला कोई इंडस्ट्री में चेंज आ रहा है तो वो मुझे देखना है, दूसरा कोई FRF में चेंज आ रहा है तो मुझे देखना है, एंड तीसरा अगर कोई अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हो रहा है जैसे कोई लॉज एंड रेगुलेशंस में चेंज आ रहा है तो मुझे वो देखना है। ठीक है, ये 3 चीजें और एक सबसे पहली चीज थी हमारा वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। ये क्या है सर, फैक्टर्स है जिसकी हेल्प से हम डायरेक्ट करते हैं हमारे टीम्स के एफर्ट्स को। क्या, सबसे पहले साइज देखेंगे एंड दूसरा चेंजेस देखेंगे हमारे FRF और लॉज एंड रेगुलेशंस में, या फिर इंडस्ट्री में कोई चेंज आ रहा है तो इंडस्ट्री में कोई डेवलपमेंट्स हो रही है तो। ठीक है, यस सर। अब हमने डिवीजन किया एरिया का, कौन से एरिया का सर, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स का। तो हमें रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स एसरटेन करने हैं। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या हो गया, जो हम रिपोर्ट बनाने वाले हैं ना उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है वो हमें एसरटेन करने हैं
हैं कि भाई हमें प्लान करना पड़ता है टाइमिंग ऑफ ऑडिट, एंड हमें कौन कौन से कम्युनिकेशंस करने हैं, किसके साथ कम्युनिकेशंस करने हैं सर, मैनेजमेंट के साथ हमें कौन कौन से कम्युनिकेशंस करने हैं, ये सारी चीजें हमें पता लगानी पड़ती है जब हम ऑडिट स्ट्रेटजी बना रहे होते हैं। ये हमारे सारे फैक्टर्स की बात हम डिस्कशन कर रहे हैं। क्या डिस्कशन कर रहे हैं सर? फैक्टर्स वाइल एस्टैब्लिशिंग ऑडिट स्ट्रेटजी, ये हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो जब हम ऑडिट स्ट्रेटजी बना रहे हैं तब हमें इन फैक्टर्स का ध्यान देना है। उसमें सबसे जो आपका फोर्थ वाला चैप्टर है, वो फोर्थ वाला फैक्टर है, वो ये है कि हमें एसरटेन करना पड़ता है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंगेजमेंट, कि हमारा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें कब कब कौन कौन से रिपोर्टिंग करनी है, एंड कब कब कौन कौन से कम्युनिकेशंस करने हैं मैनेजमेंट के साथ। तो उसमें सबसे पहली चीज आती है जो हम देखते हैं, वो है आपका टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग। कब आपकी कौन सी चीज जाएगी, कब हम आपको टर्म्स भेजेंगे, कब हम आपको डिस्कशन करेंगे, कब हम आपको अपना स्टेटस ऑफ ऑडिट के बारे में बताएंगे, कब हम आपको ऑडिट रिपोर्ट देंगे, कब हमारा पार्टनर रिव्यू खत्म होगा, कब हमारा EQCR खत्म होगा। ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट के साथ टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग में, कि भाई हमारा ये टाइम टेबल है रिपोर्टिंग का। फिर हम मैनेजमेंट के साथ मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं ये सारी चीजें डिस्कस करने के लिए, मतलब हमारा NTE ऑफ ऑडिट डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले हमने खुद ने टाइम टेबल बना लिया, फिर हम मैनेजमेंट के साथ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये मीटिंग डिस्कस करने के लिए कि भाई हम ऑडिट कैसे करेंगे, हमारा NTE ऑफ ऑडिट क्या होने वाला है, नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट क्या होने वाला है। उस डिस्कशन में हम मैनेजमेंट को बताएंगे कि भाई हम क्या टाइप का ऑडिटर रिपोर्ट इशू करेंगे ऑडिट करने के बाद, एंड कब इशू करेंगे ये बताएंगे, कौन से टाइप का ऑडिट रिपोर्ट इशू करेंगे एंड कब इशू करेंगे हम उनको बताएंगे। नेक्स्ट हम डिस्कशन जो करेंगे उसमें हम ये भी बताएंगे कि जो हमारा स्टेटस ऑफ ऑडिट है उसमें हम कब कब आपको क्या क्या कम्युनिकेशन भेजने वाले हैं। मतलब हम मंथली आपको स्टेटस अपडेट देते रहेंगे कि हमारा स्टेटस ऑफ ऑडिट है। स्टेटस ऑफ ऑडिट मतलब क्या हो गया, कितना ऑडिट हमारा खत्म हुआ, कितना बाकी है, क्या चेक कर लिया, उसमें क्या निकल के आया, ये हम आपको मंथली भेजेंगे, क्वार्टरली भेजेंगे, फोर्टनाइटली भेजेंगे, 15 दिन में एक बार भेजेंगे। वो हम सब आपको पहले डिस्कस कर लेंगे कि हाँ भाई इतनी फ्रीक्वेंसी पे आपको स्टेटस ऑफ ऑडिट मिलता रहेगा। एंड लास्ट में क्या नेचर एंड टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन होने वाली है। अब हमने डिस्कशन तो कर लिया मैनेजमेंट के साथ, भाई सिर्फ मैनेजमेंट के साथ थोड़ी डिस्कशन करेंगे, हमारे खुद के टीम मेंबर्स भी है ना, तो उनके साथ भी हमें क्या डिस्कशन करना है, कब डिस्कशन करना है, ये भी हम अभी डिसाइड कर लेंगे, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स में ही डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं। यहां पे हम देख रहे हैं रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंगेजमेंट, कि हमें कब कब कैसे कैसे किसको किसको रिपोर्ट करना है और किसके साथ क्या क्या कम्युनिकेशंस करनी है, ये हमें डिसाइड करना पड़ता है फैक्टर्स फॉर एस्टैब्लिशिंग ऑडिट स्ट्रेटजी के अंदर। इसमें सबसे पहली चीज हमें टाइम टेबल डिसाइड करना है हमारी रिपोर्टिंग का, कि कब रिपोर्टिंग करेंगे। फिर हम मैनेजमेंट के साथ अपनी मीटिंग को ऑर्गेनाइज करेंगे, उनके साथ ये डिस्कस करने के लिए कि हमारा ऑडिट कैसे होने वाला है, मतलब नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट क्या होगा। उनके साथ जब हम डिस्कशन कर रहे होंगे तब हम उन्हें बताएंगे कि कौन से टाइप की एंड कौन से टाइमिंग पे हम ऑडिट रिपोर्ट इशू करने वाले हैं, और उनको ये भी बताएंगे कि हमारा स्टेटस ऑफ ऑडिट के लिए हम कैसे कैसे क्या क्या कम्युनिकेशंस आपको देने वाले हैं। अब सिर्फ मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन नहीं करना है, मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन करने के बाद हमें खुद के टीम मेंबर से भी डिस्कशन करना है कि क्या नेचर होंगे आपके कम्युनिकेशंस के, जो हम आपको कम्युनिकेशंस भेजने वाले वो क्या नेचर के होंगे, एंड कब कब हम आपको कैसे कैसे कम्युनिकेशंस भेजेंगे। एंड लास्ट में ये सारी चीजें जब हमने डिसाइड कर ली तब हम एसरटेन करेंगे हमारा NTE ऑफ रिसोर्सेज। सर एसरटेन का मतलब क्या होता है? फाइंड आउट, बता लगाना। आपके NTE ऑफ रिसोर्सेज मतलब कौन से रिसोर्सेज चाहिए होंगे, कब रिसोर्सेज चाहिए होंगे, कितने रिसोर्सेज चाहिए होंगे, ये पता लगाएंगे। दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स व्हाइल एस्टैब्लिशिंग ऑडिट स्ट्रेटजी। ठीक है, यस सर, ये आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। ऑब्वियसली ऐसे कभी आपसे इतना बड़ा नहीं पूछेगा कि क्या फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि आपको इतना सारा लिखना पड़ेगा। ऐसे आपके पर्टिकुलरली कोई भी एक फैक्टर उठा के पूछ लेगा कि बताओ इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, तो आपको वैसे बताना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करते हैं कि सर इतना सारा काम जो आपने ये ऑडिट स्ट्रेटजी में बताया, इतने फैक्टर्स होते हैं, उसके अंदर इतने सब फैक्टर्स होते हैं, ये इतना सारा काम हम क्यों कर रहे हैं सर? क्या बेनिफिट है आपका ऑडिट स्ट्रेटजी बनाने का, या फिर ऑडिट स्ट्रेटजी किस में हेल्प करती है? तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको लिखना है NTE एंड मैनेजमेंट के बारे में। मतलब वो हमें NTE ऑफ रिसोर्सेज बताती है एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज कैसे करना है वो बताती है। मतलब कौन सा रिसोर्सेज चाहिए होगा, कौन सा रिसोर्सेज हमें कब डिप्लॉय करना है, कौन से स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज के लिए कौन सा रिसोर्सेज डिप्लॉय करना है। दूसरा, कब रिसोर्सेज हमें डिप्लॉय करना है। तीसरा, कितना अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एलोकेट करना है स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज के लिए। एंड मैनेजमेंट की बात आती है तो कैसे हमें रिसोर्स को मैनेज करना है, डायरेक्ट करना है, सुपरवाइज करना है। ये 4 पॉइंट में आपका हेल्प करता है आपका ऑडिट स्ट्रेटजी। बेसिकली NTE एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज में आपको हेल्प करता है आपका ऑडिट स्ट्रेटजी। ठीक है, यस सर। अब मुझे एक बात बताइए, जब हमारे टीम मेंबर्स हैं जो काम कर रहे हैं, जिनको हम डायरेक्शन दे रहे हैं, सुपरविजन दे रहे हैं, उनके काम को जब हम रिव्यू कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जब हम कर रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, सुपरविजन दे रहे हैं, तो किसको कितना डायरेक्ट करना है, किसको कितना सुपरवाइज करना है, किसका कौन सा काम रिव्यू करना है, कौन सा काम रिव्यू को नहीं करना है, इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं,
क्या किस फैक्टर्स के बेसिस पे ये डिसीजन होगा हमारा कि हाँ भाई इस बंदे को ज्यादा डायरेक्शन देना पड़ेगा, इस बंदे पे ज्यादा सुपरविजन रखना पड़ेगा, इस बंदे का काम कम रिव्यू करेंगे तो भी चलेगा। तो ये कौन कौन से फैक्टर्स है, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि एनटी नेचर, टाइमिंग एंड डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ टीम मेंबर्स एंड रिव्यू ऑफ वर्क कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन की हेडिंग होगी आपकी। किस पे डिपेंड करता है सर? सबसे पहली चीज हमारे एंटिटी का कितना बड़ा साइज है एंड क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, कि भाई हमारा एंटिटी का कितना बड़ा साइज है। कोई बड़ी एंटिटी होगी तो वहां पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, कोई छोटी एंटिटी होगी तो वहां पे कम ध्यान देना पड़ेगा, कोई कॉम्प्लेक्सिटी वाली एंटिटी होगी जिसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होंगे तो वहां पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ज्यादा डायरेक्शन करना पड़ेगा, ज्यादा सुपरविजन करना पड़ेगा, एंड जहां पे कम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होंगे वहां पे कम रिव्यू करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज है एंटिटी की बात होगी। फिर उस पर्टिकुलर टीम मेंबर को हमने कौन सा काम दिया है, तो एरिया ऑफ ऑडिट हमने उस पर्टिकुलर टीम मेंबर को कौन सा दिया है। अगर रेवेन्यू दिया है तो ज्यादा देखना पड़ेगा, एक्सपेंस पे छोटा मोटा एरिया दिया तो वहां पे कम देखना पड़ेगा। उस पर्टिकुलर एरिया में कितना रोमम है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है, अगर ज्यादा रोमम है तो हमें ज्यादा डीएसआर करना पड़ेगा। डीएसआर मतलब क्या है? डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। तो डीएसआर, तो अगर रोमम ज्यादा है तो हमें डीएसआर ज्यादा करना पड़ेगा, अगर रोमम कम है तो हमें कम करना पड़ेगा। एंड लास्ट में भाई वो बंदा कैसा है। अगर वो बंदा अच्छा है, मतलब अगर उसके पास कैपेबिलिटीज है, कॉम्पिटेंस है, स्किल है इंडिविजुअल टीम मेंबर के पास, तो फिर मुझे उसको ज्यादा काम नहीं देना पड़ेगा, मतलब ज्यादा उसका डीएसआर नहीं करना पड़ेगा। जैसे अगर एंगेजमेंट पार्टनर कुछ मैनेजर को काम दे रहा है तो बोलेगा हाँ भाई मैनेजर को तो सारी चीजें पता है ना, उसको मैं डीएसआर ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैनेजर ही वही कहीं आर्टिकल असिस्टेंट को काम दे रहा है तो फिर मैनेजर को बहुत ज्यादा चेक करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी, इतनी ज्यादा कॉम्पिटेंस नहीं है। ठीक है, यस सर, आई होप आपको ये 4 फैक्टर्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करते हैं कि सर हमने ऑडिट प्लान बना तो दिया, लेकिन क्या ऑडिट प्लान को डॉक्यूमेंट करने की भी जरूरत है। मैंने आपको बताया हुआ है ऐसे 230 में कि भाई डॉक्यूमेंटेशन इज द मेन थिंग। जब तक आपने किसी भी चीज को डॉक्यूमेंट नहीं किया है तो हम ऐसा मानते हैं कि आपने वो चीज परफॉर्म ही नहीं करी है, तो हमें डॉक्यूमेंट करना पड़ता है हमारे ऑडिट प्लान को। एंड सिर्फ ऑडिट प्लान को नहीं, हमें ऑडिट स्ट्रैटेजी को भी डॉक्यूमेंट करना पड़ता है। एंड अगर ड्यूरिंग द ऑडिट हमने उनमें कोई भी सिग्निफिकेंट चेंजेस किए हैं तो वो भी हमें डॉक्यूमेंट करने पड़ते हैं। ठीक है, 3 चीजें डॉक्यूमेंट करनी है। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट करना है, हमारा प्लान डॉक्यूमेंट करना है, एंड अगर इन दोनों में कोई भी चेंजेस किया हो, हमने सिग्निफिकेंट चेंजेस किया हो, तो वो भी हमें डॉक्यूमेंट करना पड़ता है। ऑडिट स्ट्रैटेजी में क्या डॉक्यूमेंट करना पड़ता है सर? जो भी हमने की डिसीजंस लिए, जो भी बड़े बड़े डिसीजंस लिए हमारे ऑडिट को प्लान करने के लिए, अच्छे से प्लान करने के लिए, वो सारे डिसीजंस हम रिकॉर्ड बना के रखते हैं, वो डॉक्यूमेंट करके चलते हैं हमारी ऑडिट स्ट्रैटेजी के अंदर। दूसरा, हम प्लान में क्या डॉक्यूमेंट करते हैं सर? प्लान में तो मैंने आपको बताया, प्लान में क्या होता है सर? एनटीई ऑफ प्रोसीजर्स। ये एनटीई ऑफ प्रोसीजर्स के बारे में बात करता है। तो प्लान में भी हमें रिकॉर्ड रखना है हमारे प्लान एनटीई ऑफ रैप एंड फैब का, हमारे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का, एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का क्या एनटीई है उसका हमें रिकॉर्ड रख के रखना है। और ये प्लान क्या होता है सर? ये प्लान हमारा प्रॉपर प्लानिंग में हेल्प करता है। ठीक है, हमें ये बताता है, ये रिकॉर्ड रखता है कि हमने प्रॉपर प्लानिंग किया था हमारे ऑडिट का, जिसको हम रिव्यू भी कर सकते हैं और जिसको हम अप्रूव भी करवा सकते हैं किसी से। मतलब बेसिकली आपने प्लान बनाया कि हाँ भाई मेरा ये एनटी ऑफ रैप होने वाला है, ये एनटी ऑफ फैप होने वाला है, इसको आपने लिख के बना दिया। अब अगर कोई और चाहे तो ये भी देख सकता है कि हाँ भाई यहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग हुई थी या फिर नहीं हुई थी। अगर कोई और चाहे तो इसको अप्रूव भी कर सकता है कि हाँ भाई ये जो तुमने प्लान बनाया था सही बनाया था। तो ये भी हमारे बेसिकली हेल्प करता है प्लान ये चीज में। एंड लास्ट में ये चीज है, हमें सिग्निफिकेंट चेंजेस अगर कुछ भी किए हमने ऑडिट में, और वो चेंजेस हमने प्लान में किए हो, स्ट्रैटेजी में किए हो, वो सारे चेंजेस हमें रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। एंड क्यों चेंजेस किए थे, रीजन फॉर सच चेंजेस, ये भी हमें रिकॉर्ड करके चलना पड़ता है। सिर्फ चेंज रिकॉर्ड नहीं करना भाई, क्यों चेंज किया था ये रिकॉर्ड करना है। और सर हम ये क्यों करते हैं? ताकि हम सामने वाले को बता सके कि भाई अगर ड्यूरिंग द ऑडिट मुझे कुछ भी ऐसा पता चला था कि भाई जिससे दिक्कत हो सकती थी, तो मैंने उसी टाइम पे अपना प्लान और स्ट्रैटेजी चेंज किया था। मैं इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल हूं, मैं इतना ज्यादा काम करता हूं, मैं इतना ज्यादा ध्यान रखता हूं मेरे ऑडिट का। ऐसा नहीं कि मैंने एक बार प्लान बना दिया, एक बार स्ट्रैटेजी बना दी तो वही के वही चली आ रही है, मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए हैं, ऐसा नहीं है। जरूरत के हिसाब से मैंने हर बार चेंज किया और इसका रीजन भी मैंने लिख दिया आपको। तो एनी सिग्निफिकेंट चेंजेस जो मैंने ऑडिट में किए हैं और उसका रीजन भी बताना है, ताकि ये पता लगा सकूं, ताकि मैं लोगों को ये बता सकूं कि जो भी सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए थे ड्यूरिंग द ऑडिट उसको मैंने अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड किया है। ऐसे मैंने इग्नोर नहीं किया चेंजेस को, मैंने रिस्पॉन्ड किया उनको। ठीक है, यस सर। अब आपके जो ये चेंजेस बोले ना मैंने कि हाँ चेंजेस हो सकते हैं आपके प्लानिंग में, स्ट्रैटेजी में, अब ये चेंजेस क्यों होते हैं भाई? ये प्लानिंग में हमने जो प्लान बनाया है, हमने जो स्ट्रैटेजी बनाई है, उसमें चेंजेस क्यों करने पड़ते हैं हमें? सबसे पहली चीज भाई, कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया, हमारी तबीयत खराब हो गई, हम ऑडिट कर रहे थे, ऑडिट पढ़ रहे थे, ऑडिट का हमने ये प्लान बनाया था,
पढ़ने का सीए इंटरमीडिएट में, लेकिन हमारी तबीयत खराब हो गई, अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया, चेंजेस इन कंडीशंस, हमें घर बदलना पड़ गया। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि भाई लाइब्रेरी में जा रहा था, मतलब जहां पे मैं पढ़ रहा था वो बदल गई, कंडीशन बदल गई, मेरा एनवायरनमेंट बदल गया, लाइब्रेरी में जा रहा था, लाइब्रेरी बंद हो गई, लाइब्रेरी ने एक दिन के लिए मना कर दिया, तो मुझे पूरा प्लान चेंज करना पड़ा, स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी मेरे पढ़ने की। तो अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया, या फिर चेंजेस इन कंडीशन हो गया, या फिर ऑडिट करते टाइम मुझे एक ऑडिट एविडेंस मिला मेरे ऑडिट प्रोसीजर से, जिसकी वजह से मुझे प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ गई। सर ये ऑडिट एविडेंस मिल गया, उससे मुझे क्या प्लानिंग स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी? आप मुझे एक बात बताइए, आपको एक इंफॉर्मेशन मिली, आपके अटेंशन में एक इंफॉर्मेशन आई, जो आपके पास इंफॉर्मेशन थी ना पहले जब आपने ऑडिट किया, आपने प्लान किया था ऑडिट प्रोसीजर, तब आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन थी उससे वो इंफॉर्मेशन सिग्निफिकेंटली डिफर करती है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है उन दोनों इंफॉर्मेशन में। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो इनिशियली जब ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आए थे, सबसे पहले जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आए थे उसमें आपका टर्नओवर था 1000 करोड़। अब 1000 करोड़ के बेसिस पे आपने प्लानिंग कर दी, स्ट्रैटेजी बना दी, मटीरियलिटी, ये सब कुछ डिसाइड कर दिया, और बाद में जब हम ऑडिट एविडेंस करते गए, ऑडिट प्रोसीजर करते गए, तो हमें पता चला ये भी मिसस्टेटमेंट है, ये भी मिसस्टेटमेंट है, इसको हमने करेक्ट करवाया, उसको करेक्ट करवाया, तो वे सारी चीजें करते करते हमारा रेवेन्यू 500 करोड़ पे आ गया। अब 500 करोड़ पे हमारा रेवेन्यू आ गया, ये जो इंफॉर्मेशन हमें जो मिली है ये सिग्निफिकेंटली डिफर करती है उस इंफॉर्मेशन से जो हमारे पास अवेलेबल थी जब हमने हमारी प्लानिंग की थी, स्ट्रैटेजी बनाई थी। तो अब जब 500 पे आ गया तो मुझे उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी, उस हिसाब से स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी, और उस हिसाब से अपनी मटीरियलिटी भी डिसाइड करनी पड़ेगी। तो ये कुछ सिचुएशंस है जिसकी वजह से आपके प्लानिंग में आपको मॉडिफाई करना पड़ सकता है, स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई करना पड़ सकता है। ठीक है, अब एक चीज और सुन लीजिए मेरे साथ कि सर ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड प्लान में क्या रिलेशनशिप होता है, दोनों इंटर रिलेटेड कैसे हैं, दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है या फिर नहीं है? तो ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड प्लान के बीच में बहुत बड़ा सा रिलेशनशिप है। सबसे पहले ये बोल रहा है कि ऑडिट स्ट्रैटेजी है ना ब्रॉड अप्रोच बताती है कि हाँ भाई मुझे सीए इंटरमीडिएट को कैसे अप्रोच करना है, ये हम ऑडिट स्ट्रैटेजी में डिसाइड करते हैं। वेयरएस प्लान्स में हम जो भी मैटर्स हमने आइडेंटिफाई किए स्ट्रैटेजी में उसको हम एड्रेस करते हैं। मतलब इंटरमीडिएट में मैंने बोला कि भाई मुझे इंटरमीडिएट 4 महीने में करना है, उसको मुझे इतनी बार रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट इतनी बार करने हैं। तो अब प्लान उन मैटर्स को एड्रेस करती है। कैसे एड्रेस करती है? प्लान बना के कि भाई हर दिन तुम्हें इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना पड़ेगा, उसमें हर दिन तुमको इतना ब्रेकडाउन रखना पड़ेगा, 1 घंटे में तुमको इतना सब्जेक्ट रिवाइज करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपके प्लानिंग में आती है। तो ऑडिट आपका ब्रॉड अप्रोच बताती है ऑडिट के लिए, एंड प्लान आपका एड्रेस करती है मैटर्स को जो हमने स्ट्रैटेजी में आइडेंटिफाई किए। ठीक है, सबसे पहली चीज ये। दूसरी चीज, ऑडिट स्ट्रैटेजी आपका एसटीडी बताती है ऑडिट के लिए, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन बताती है ऑडिट का, और प्लान आपका बताता है कि स्ट्रैटेजी को हम कैसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं। स्ट्रैटेजी हमने बना तो ली, लेकिन इस स्ट्रैटेजी को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो आपका प्लानिंग में हम बताते हैं। तीसरी चीज, ऑडिट स्ट्रैटेजी जो है वो प्लान के पहले बनती है। ऑब्वियसली पहले हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, फिर हम प्लान बनाते हैं। नेक्स्ट, आपके ऑडिट प्लान में ज्यादा डिटेल्स होती है आपकी स्ट्रैटेजी से। ये तो हमने अभी डिस्कस किया सर, स्ट्रैटेजी में तो हम सब ऊपर ऊपर से डिसाइड करते हैं, ब्रॉड बताते हैं, लेकिन प्लान में बताते हैं कि भाई एग्जैक्टली हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। तो प्लान आपका मोर डिटेल्ड होता है स्ट्रैटेजी से, और वो डिस्क्राइब करता है कि कैसे हम इस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। नेक्स्ट चीज, ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड प्लान जो है वो क्लोजली इंटर रिलेटेड है, क्योंकि अगर स्ट्रैटेजी में चेंज आया तो हमारे प्लान में चेंज आ जाएगा, और प्लान में चेंज आया तो हमारी स्ट्रैटेजी में चेंज हो जाएगा। इसलिए ये दोनों क्लोजली इंटर रिलेटेड है, क्योंकि एक के चेंज में दूसरे का चेंज भी आ जाता है। लास्ट में हमारा ऑडिट स्ट्रैटेजी हमें गाइडलाइंस देता है ऑडिट प्लान बनाने के लिए। तो हमने ऊपर भी डिस्कस किया था कि एसटीडी बताता है और हमें डेवलपमेंट कैसे करना है ऑडिट प्लान का उसके लिए गाइड करता है। तो एक गाइडलाइंस देता है हमारे प्लान को डेवलप करने के लिए। तो ये अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाए रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड प्लान के ऊपर, तो आपको ये 4-5 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है, यस सर, यहां पे आपका खत्म होता है पूरा ऑडिट प्लान एंड ऑडिट स्ट्रैटेजी, और अब आपका शुरू होगा ऑडिट प्रोग्राम। कि सर ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, कैसे होता है, कब रिव्यू करना पड़ता है, क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, सारी चीजें हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, ऑडिट प्रोग्राम मतलब क्या होता है? कुछ भी जो भी आपको स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ते हैं, जो भी आपको चीजें परफॉर्म करनी पड़ती है, जो भी प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ते हैं, वो सारे चीजों की लिस्ट आपका ऑडिट प्रोग्राम होता है, एकदम सिंपल सेंस में। यहां पे ये बोल रहा है, इसको ऑडिट प्रोग्राम को हम इसलिए प्रिपेयर करते हैं ताकि हम अपने टीम मेंबर्स को काम एलोकेट कर सके, एंड उसमें सारे लिस्ट होती है आपके ऑडिट प्रोसीजर्स की, कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स हमें परफॉर्म करने हैं। इसमें वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स होते हैं जो हमें फाइनेंशियल
स्टेटमेंट्स पे अप्लाई करने हैं ताकि हम सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले पाए जिससे हम अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो बेसिकली ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये वो वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स है जो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अप्लाई करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे जो भी प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं वो आपके ऑडिट प्रोग्राम में होते हैं ताकि हम सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले पाए जिससे हम अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर पाए। ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि यार मेरे ना कोई क्लाइंट है एफएमसीजी इंडस्ट्री का, ठीक है, एफएमसीजी इंडस्ट्री का कोई क्लाइंट है, उसके लिए मैंने एक ऑडिट प्रोग्राम पहले से बना रखा है। क्या मैं वही ऑडिट प्रोग्राम मेरे कोई फार्मास्यूटिकल क्लाइंट है, कोई मेडिकल वाला क्लाइंट है, मेडिसिन वाला क्लाइंट है, वही सेम ऑडिट प्रोग्राम उसके लिए यूज कर लूं? क्योंकि यार मैं क्या बहुत ऐसे आलस आ गया यार, ऑडिट प्रोग्राम बनाते बनाते, इतने सारे वेरिफिकेशन प्रोसीजर बनाते बनाते, इतनी सारी चीजें बनाते, लिस्ट प्रिपेयर करते करते मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं क्या सोच रहा हूँ कि यार मेरा एक क्लाइंट है ना, वही सारा ऑडिट प्रोग्राम सेम दूसरे क्लाइंट पे यूज कर लेता हूँ। अब बोलोगे नहीं सर ऐसा थोड़ी होगा सर, क्योंकि वो मेडिसिन है, कहाँ वो एफएमसीजी है, दोनों में कितना सारा डिफरेंस है, तो ऑडिट में भी डिफरेंस आएगा। तो क्या मैं ऐसा करूं कि यार मेरा ना एक दूसरा मेडिसिन वाला भी क्लाइंट है और मैंने उसके लिए ना ऑडिट प्रोग्राम बना रखा है, ठीक है, इसी साल बनाया था, नहीं पुराना, इसी साल मैंने मेडिसिन वाले के लिए बनाया था, तो क्या मैं वो ऑडिट प्रोग्राम इस दूसरे वाले मेडिसिन क्लाइंट के लिए यूज कर लूं? अब बोलो हाँ सर ये तो पॉसिबल हो सकता है, ये तो लग रहा है कि हाँ पॉसिबल होगा, लेकिन आपका ऐसे 300 बोलता है कि नहीं भाई, इवॉल्विंग वन प्रोग्राम, एक प्रोग्राम फॉर ऑल बिजनेसेस इज नॉट प्रैक्टिकेबल। इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर ऑल बिजनेसेस। एक ही प्रोग्राम को आप ऑल बिजनेसेस पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस है जिनका नेचर अलग होता है, साइज अलग होता है, कॉम्पोजिशन अलग होता है, उनके इंटरनल कंट्रोल्स की एफिशिएंसी इन ऑपरेशन अलग होता है। इसलिए एक प्रोग्राम सारे बिजनेसेस पे, सारे सर्कमस्टेंसेस पे प्रैक्टिकेबल नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे सिचुएशन हो सकते हैं जहां पे आप सेम प्रोग्राम यूज कर लो, लेकिन सारे बिजनेसेस के लिए सेम प्रोग्राम सेम हर एक सिचुएशन में आप यूज नहीं कर सकते हो, ये प्रैक्टिकेबल नहीं है, क्योंकि हर एक बिजनेस वेरी करता है नेचर, साइज एंड कॉम्पोजिशन पे, एंड उनके जो भी इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं वो तो सबके अपने अपने अलग अलग ही होते हैं ना, तो किसी के ज्यादा अच्छे होंगे, किसी के ज्यादा बुरे होंगे, तो ये भी वेरी करता है एफिशिएंसी इन ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। इसलिए आप एक ऑडिट प्रोग्राम सब बिजनेस पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपके केस स्टडीज में पूछेंगे, जो भी आपके छोटे छोटे पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे पॉइंट्स आपको केस स्टडी में पूछे जाएंगे। ठीक है, यस सर। सबसे पहली चीज ये। दूसरी चीज, अगर मैंने किसी प्रोग्राम बनाया, मैंने बहुत अच्छे से प्रोग्राम बनाया और मैंने वो असिस्टेंट को दिया और मैंने असिस्टेंट को बोला कि देख भाई असिस्टेंट, ये मैंने प्रोग्राम बनाया, इसमें सारे लिस्ट है प्रोसीजर्स की, इसमें कैसे करना है ऑडिट, मैंने सब कुछ लिख दिया, अब तुझे सिर्फ यही फॉलो करना है। अगर तुझे कुछ भी चीज इसके अलावा मिलती है तो तुझे उसे नहीं देखना है, तुझे उस पर दिमाग नहीं लगाया है, जितना मैंने बताया है अपने ऑडिट प्रोग्राम में उतना ही तुझे फॉलो करना है। तो क्या मुझे आप एक बात बताइए, अगर उसको कोई चीज ऐसी पता चलती है जो हमारे ऑडिट प्रोग्राम में है, लेकिन उसका अब ऑडिट से कोई रेलेवेंस ही नहीं है, फिर भी वो सारी चीजें परफॉर्म करेगा, या फिर ऐसी कोई नई चीज मिलती है जो हमारे ऑडिट प्रोग्राम में नहीं है, तो क्योंकि आपने बोला हुआ है सिर्फ ऑडिट प्रोग्राम फॉलो करना है, तो फिर वो नई वाली चीजें नहीं देखेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं, ऐसा कोई बात क्या है, ऑडिट प्रोग्राम में आपने पिछले साल डेटास भी इंक्लूड कर रखा था, क्योंकि डेटास इनका मटीरियल अमाउंट का था, बहुत बढ़िया डेटास था इनका, बहुत बड़ा अमाउंट था डेटास का, लेकिन इस साल डेटास 10 रुपए का ही है, 1000 रुपए की, लाख रुपए की बैलेंस शीट है और 10 रुपए का डेटास है। तो आपने पिछले साल जितने प्रोसीजर्स किए थे ऑडिट प्रोग्राम में, क्योंकि डेटास बहुत बड़ा था, क्या आपको उतने ही प्रोसीजर्स इस साल करने चाहिए? आइडियली तो नहीं, लेकिन क्योंकि आपने ऑडिट प्रोग्राम पिछले साल वाला ही यूज किया और उनको बोला कि भाई यही वाला ऑडिट प्रोग्राम तुमको भी यूज करना है, तो यहां पे दिक्कत ये हो गई कि 10 रुपए के डेटास के लिए उन्होंने इतने सारे प्रोसीजर्स कर लिए। और दूसरा जो प्रोविजन आपका था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल प्रोविजन, किसी भी चीज का प्रोविजन था, वो आपका पिछले साल बहुत कम था, लेकिन इस साल बहुत ज्यादा हो गया। पिछले साल हमने उसके लिए कोई ऑडिट प्रोग्राम बनाया नहीं था और इस साल हमें बनाना चाहिए था, लेकिन सिंस असिस्टेंट को यह बात पता थी, लेकिन सिंस उनको बोला गया था कि भाई ऑडिट प्रोग्राम आपको सेम यूज करना है, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, तो वो कुछ भी नहीं कर पाए उस प्रोविजन के लिए। तो ये दिक्कत हो जाएगी ना, इसलिए उन्होंने ये बोला है कि असिस्टेंट को ओपन माइंड रखना चाहिए, उसको बताना है, उसको हमें ऐसा इंस्ट्रक्शन देना है कि आपको सारे मैटर्स को ऑब्जेक्टिवली कंसीडर करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिवली मतलब क्या? इंडिपेंडेंटली, बिना कोई बायस के, बिना कोई पार्शियलिटी के, बिना कोई बायसनेस के आपको हर एक मैटर्स को कंसीडर करना पड़ेगा। एंड अगर आपको कोई सिग्निफिकेंट मैटर पता चलता है जो आपके ऑडिट प्रोग्राम में नहीं है, तो आपको उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा अपने सीनियर्स को, उनको बताना पड़ेगा अपने सीनियर्स को कि देखो भाई मुझे ये सिग्निफिकेंट मैटर मिला है, क्या मुझे इस पे कुछ करने की जरूरत है या फिर नहीं है, ऐसा आपको उनको बताना पड़ेगा अपने सीनियर्स को। ठीक है, आपको अपना बंद दिमाग नहीं रखना है कि ये प्रोग्राम मिला है मुझे इसी के हिसाब से ऑडिट करना है, आपको ओपन माइंड रखना है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करते हैं कि सर जो आपने बताया ना अभी कि आपने जो प्रोग्राम था वो पिछले साल वाला ही था, उसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए एंटिटी में, लेकिन आपने चेंजेस नहीं किए। वो ये पॉइंट है कि सर हमें अपने प्रोग्राम को पीरियोडिक रिव्यू करते रहना चाहिए, पीरियोडिकली हर साल या फिर 6 महीने में हमें अपने प्रोग्राम को रिव्यू करते रहना चाहिए। अगर हमने ये नहीं किया तो ऐसा माना जाएगा कि हमने ऑडिट को नेग्लिजेंटली किया है,
नेग्लिजेंटली मतलब क्या, केयरलेसली किया है, बिना ध्यान दिए किया है, और हो सकता है कि मुझे लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ जाएं। सर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस कैसे फेस करने पड़ेंगे? क्योंकि हो सकता है ना कि अगर मैंने ऑडिट अच्छे से नहीं किया और ऐसा कोई फ्रॉड पकड़ में आ गया, जो अगर मैं ऑडिट अच्छे से करता तो फ्रॉड पकड़ में नहीं आता। तो अगर कोर्ट पे ये केस चला गया कि यार ऑडिटर ने अच्छे से काम नहीं किया है, और मैंने अगर उनको मेरा ऑडिट प्रोग्राम दिखा दिया और उनको ये पता चल गया कि ये पुराना ऑडिट प्रोग्राम है, तुमने पीरियोडिक रिव्यू नहीं किया था ऑडिट प्रोग्राम का, तो तुम्हें लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़ सकते हैं, तुम्हें पेनल्टी भी लग सकती है। ठीक है, तो इसलिए हमें पीरियोडिक रिव्यू करते रहना चाहिए ताकि ये लगे कि हमने ऑडिट को नेग्लिजेंटली कंडक्ट नहीं किया है, एंड दूसरा हमें लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं करने पड़े। और बेसिकली ये सारी चीजों तो हटाओ, लेकिन जो यूटिलिटी होती है ना आपके ऑडिट प्रोग्राम की, यूटिलिटी मतलब क्या, यूजफुलनेस। आपका प्रोग्राम तभी यूजफुल होगा, आप उसकी यूटिलिटी तभी इंप्रूव कर सकते हैं जब आप अपने प्रोग्राम को, क्लाइंट के ऑपरेशंस को और उसके जो भी इंटरनल कंट्रोल है उसको पीरियोडिक रिव्यू के अंदर रखें, ताकि आपकी जो इनएडिक्वेसीज है उसको रिमूव किया जा सके। मतलब आपके प्रोग्राम को भी आपको पीरियोडिक रिव्यू करते रहना चाहिए, क्लाइंट के ऑपरेशंस को भी आपको पीरियोडिक रिव्यू करते रहना चाहिए, मतलब उनकी अंडरस्टैंडिंग लेती रहनी चाहिए, और इंटरनल कंट्रोल्स को भी पीरियोडिक रिव्यू करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं एक साल कर दिया दूसरे साल नहीं किया इंटरनल कंट्रोल का रिव्यू, आपको पीरियोडिक रिव्यू करते रहना चाहिए ताकि अगर कोई भी इनएडिक्वेसीज हो तो वो आप रिमूव कर सके, कोई भी गलत चीज हो तो आप रिमूव कर सके। ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट फटाफट से डिस्कशन करते हैं, छोटा सा और रह गया हमारा, थोड़ा सा और रह गया, फिर फटाफट से हम लोग खत्म करते हैं इसको। कंस्ट्रक्टिंग प्रोग्राम की बात कर रहे हैं कि जब आप प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन करते हैं तब आपको क्या क्या चीजें कंसिडर करनी चाहिए। सबसे पहले मुझे ये देखना है कि भाई कितने लोगों को हमें लगाना है काम पे, तो कितने लोगों को हमें कोऑर्डिनेशन लगाना पड़ेगा, कितने लोगों का मतलब कितने असिस्टेंट, मतलब जितने भी हमारे जो हमारे क्लाइंट है, क्या हमें उनसे कोऑर्डिनेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सबसे पहली चीज मैं ये देखूंगा, कोऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट एक्सपेक्टेड फ्रॉम क्लाइंट, कितना हम क्लाइंट से सहकार एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ वो हमारे काम में हेल्प करेगा, कोऑर्डिनेशन कितना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सबसे पहली चीज ये। दूसरा, कब करना है, टाइमिंग ऑफ प्रोसीजर्स हम डिसाइड करेंगे जब हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अपने प्रोग्राम को। तीसरा, कौन करेगा, अवेलेबिलिटी ऑफ असिस्टेंट्स, क्या हमारे पास असिस्टेंट्स की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, कौन करने वाला है। और चौथा, वो असिस्टेंट्स किसके साथ करेंगे, क्या हमें अदर ऑडिटर्स या फिर एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करने की जरूरत है। ये चीजें मुझे कंसिडर करनी है जब अब मैं अपना प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, बना रहा हूं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, जब प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन हो रहा है तब कौन सी चीजों को मुझे अपने दिमाग में रखना है। ये चीजें हैं जो मुझे कंसिडर करनी है, ये चीजें हैं जो मुझे अपने दिमाग में रखनी है। दोनों क्वेश्चन आपको अलग से पूछ सकता है, तो आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो जब मैं अपना प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं तो सबसे पहली चीज मुझे प्रिपेयर करना है रिटन ऑडिट प्रोग्राम। मेरा ऑडिट प्रोग्राम रिटन में होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए, ओरल नहीं होना चाहिए, सबसे पहली चीज ये। दूसरा, ऑडिट प्रोग्राम में होता क्या है, मैं अपने असिस्टेंट को गाइड करता हूं। तो मैंने असिस्टेंट को बोला, देख भाई ये है तेरा रिटन ऑडिट प्रोग्राम, इसमें मैंने तेरे सारे ऑब्जेक्टिव्स लिख दिए कि तेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, तेरा क्या पर्पस है, और तुझे उस वेरिफिकेशन पर्पस को अकम्प्लिश करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने अपने असिस्टेंट को कि देख ये दे तेरा रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम, इसमें मैंने सारे तेरे ऑब्जेक्टिव्स लिख दिए हैं और तुझे इन ऑब्जेक्टिव्स को, इन पर्पस को, इन वेरिफिकेशन पर्पस को अकम्प्लिश करना पड़ेगा। ठीक है, और तुझे अपने दायरे में रह के ही काम करना पड़ेगा, अपने स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ असाइनमेंट के अंदर रह के ही तुझे काम करना पड़ेगा। अगर तुझे इससे बाहर निकलना है तो तुझे लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा। मैं तुझे अकेले इससे बाहर निकलने नहीं दे सकता, तो तुझे कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा प्रोसीजर्स को लोगों के साथ कि हाँ भाई कौन कौन से लोग ने क्या प्रोसीजर लगाया, उनको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा रिलेटेड आइटम्स के लिए। जो भी तेरे तू सेल्स चेक कर रहा है, कोई बंदा रेवेन्यू चेक कर रहा है, कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स चेक कर रहा है, तो ये रिलेटेड आइटम्स हो गए ना। तो इस पे जो भी प्रोसीजर्स लगाया उनको तेरे को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, एंड तेरे को तुझे बहुत अच्छे से एविडेंस लेना पड़ेगा। जो भी एविडेंस अवेलेबल है वो सारा एविडेंस तुझे लेना पड़ेगा, एंड कोई गड़बड़ मत कर देना। ठीक है, कोई गड़बड़ मत कर देना, सारी पॉसिबिलिटी ऑफ एरर को कंसिडर करना है तुझे, कोई गड़बड़ मत कर देना। जहां पे भी गलती हो सकती है वहां पे तुझे कंसिडर करना है उस पॉसिबिलिटी ऑफ एरर को। तो ये सारी चीजें मैं ध्यान रखूंगा जब मैं ऑडिट प्रोग्राम बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं, क्या बता रहा हूं, सबसे पहले मुझे प्रिपेयर करना है रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम को। दूसरा, मुझे इंक्लूड करना है अपने ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स, हर एक एरिया के लिए मेरा क्या ऑब्जेक्टिव वो मुझे बताना है उनको। तीसरी चीज, मुझे वो प्रोसीजर्स लगाने हैं जिससे मेरा वेरिफिकेशन पर्पस अकम्प्लिश हो जाए, मेरा जो पर्पस है ऑडिट करने का, प्रोग्राम बनाने का, वो पर्पस अकम्प्लिश हो जाए। ऐसे स्टेप्स मुझे अपने ऑडिट प्रोग्राम में लिखने हैं। चौथा, अपने स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ असाइनमेंट के अंदर ही रहना है, अपने स्कोप से बाहर नहीं जाना है। यार बाहर क्यों करना है, जितना बोला जाए तुम उतना ही काम करो ना। ठीक है, चौथी चीज, पांचवी चीज, अगर कोई रिलेटेड आइटम्स है तो उनके प्रोसीजर्स को कोऑर्डिनेट करना है मुझे। जैसे सेल्स पे कोई प्रोसीजर लगा, डेटास पे प्रोसीजर लगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तीनों चीजें रिलेटेड है, तो इन पे अगर कोई प्रोसीजर्स लग रहा है तो मुझे उनको कोऑर्डिनेट करना है।
छठी चीज, जो भी एविडेंस मुझे रीजनेबली अवेलेबल हो सकता है, मतलब थोड़े बहुत एफर्ट्स लगा के मुझे कोई एविडेंस मिल सकता है, तो वो एविडेंस मुझे लेना है और बेस्ट एविडेंस आइडेंटिफाई करना है। एंड लास्ट में मुझे कोई भी गलती नहीं करनी है, जो भी जहां पे भी गलती हो सकती है, जहां पे भी एरर्स हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, उनको कंसिडर करके चलना है कि भाई यहां पे गलती ना हो। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि भाई ऑडिट प्रोग्राम को हमें डिजाइन करना है ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड करने के लिए। ऐसा ऑडिट प्रोग्राम हमें डिजाइन करना है जिससे हमें एविडेंस मिल सके। ठीक है, और जो हमारा जो एविडेंस होता है ना, वो वैरायटी ऑफ फील्ड से मिल सकता है और फॉलोइंग टाइप्स का हो सकता है। ये टाइप्स का एविडेंस हमें मिल सकता है। अब सर ये क्वेश्चन कैसे आएगा हमें, या तो आपका क्वेश्चन आएगा कि ऑडिट प्रोग्राम हमें क्या मतलब ऑडिट प्रोग्राम डिजाइन टू प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस, इसका आप एक्सप्लेन कर दीजिए, या फिर दूसरा आ जाएगा कि ऑडिटर पिक्स एविडेंस फ्रॉम वैरायटी ऑफ फील्ड्स। वैरायटी ऑफ फील्ड से हम एविडेंस पिक करते हैं, इसके फॉलोइंग टाइप्स हो सकते हैं। कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि भाई हमारी जो अकाउंटिंग डेटा होती है वो हमारा ऑडिट एविडेंस हो सकता है, सब्सिडरी या फिर कोई मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स हो, हमारे लेजर्स हो, ये सारी चीजें वो हमारे ऑडिट एविडेंस हो सकता है। कोई मिनट्स ऑफ मीटिंग बने, कोई स्टेट ऑफ इंटरनल कंट्रोल हो, कोई डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन जब हम कर रहे हैं या फिर किसी का फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, कोई अर्थमेटिकल कैलकुलेशन हमने चेक कर लिया ऑडिटर ने, कोई स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन मैनेजमेंट और एम्प्लॉय ने दिया है, या फिर कोई स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन आपके थर्ड पार्टी ने दिया है, कोई बाहर वाली एंटिटी ने दिया है, तो ये सारी चीजें हमारे टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस के अंदर आ सकती है। ये वैरायटी ऑफ फील्ड से हम ऑडिट एविडेंस ले सकते हैं। और यहां पे जो बेस्ट एविडेंस की बात करी थी ना कि हमें आइडेंटिफाई करना है बेस्ट एविडेंस हम कैसे ले सकते हैं, तो कौन कौन से एग्जांपल पे क्या क्या बेस्ट एविडेंस हो सकते हैं। जैसे जो आपके पास कैश इन हैंड है, जो आपके हाथ में कैश है, उसके लिए बेस्ट एविडेंस क्या हो सकता है भाई, काउंट कर लो। ऑडिटर गया, वो कैश इन हैंड को काउंट कर लिया, पता चल गया हाँ भाई 10,000 लिखा हुआ है, 10,000 हमारे पास कैश इन हैंड है। दूसरा, अगर कोई इन्वेस्टमेंट है जो हमने प्लेज किया है बैंक के साथ, गिरवी रखा है बैंक के पास, तो हमें बैंकर से सर्टिफिकेट ले लो, उनसे पूछ लो हाँ भाई ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, आपके पास बोलेंगे हाँ भाई है हमारे पास। नेक्स्ट, अगर आपको कोई डेटर्स के बारे में कुछ भी आइडेंटिफाई करना है, कुछ भी वेरीफाई करना है असर्शंस के बारे में, तो डेटर्स में आप इनवॉइस चेक कर सकते हो, डेबिट क्रेडिट नोट चेक कर सकते हो, अकाउंट स्टेटमेंट चेक कर सकते हो। ये आपके बेस्ट एविडेंस हो जाएंगे डेटर्स के लिए। तो ये आपके बेस्ट एविडेंस के एग्जांपल है। ठीक है, यस सर। ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि क्या हमारे एडिट एविडेंस है जो वैरायटी ऑफ फील्ड से हमें मिल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आपका लास्ट टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ प्रोग्राम की एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोग्राम की, और कैसे हम इस डिसएडवांटेजेस को ओवरकम कर सकते हैं। सबसे पहले हम एडवांटेज की बात करते हैं। एडवांटेज क्या है भाई ऑडिट प्रोग्राम का? सबसे पहली चीज ये बताता है कि भाई क्या परफॉर्म करना है, क्या करना है, टोटल पर्सपेक्टिव ऑफ वर्क हमें देता है कि भाई टोटल हमारा काम क्या है। मेजर ऑडिट्स पे पर्टिकुलरली ये देता है, हमें टोटल पर्सपेक्टिव ऑफ वर्क देता है, क्या काम है। दूसरा, कैसे करना है, क्या इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शंस भी हमारे ऑडिट प्रोग्राम में होते हैं, तो कैसे करना है, क्या इंस्ट्रक्शंस है, टोटल एंड क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देता है, सारे इंस्ट्रक्शंस एंड क्लियर इंस्ट्रक्शंस देता है ये। तीसरा, कौन करेगा भाई, सिलेक्शन करते हैं हम असिस्टेंट्स का उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से। जैसे हमारे पास ऑडिट प्रोग्राम होता है तो उन असिस्टेंट्स का सिलेक्शन करना उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से ईजियर हो जाता है, थोड़ा सा ईजी हो जाता है। अब कौन करेगा हमने ये डिसाइड कर लिया, अब वो जो करेगा काम वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेगा उस काम को करने की। ठीक है, जो भी असिस्टेंट है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उस काम को करने की, जो भी उन्होंने इंडिविजुअली किया है। कैसे लेता है सर, हमने ऑडिट प्रोग्राम दिया है इस पर्टिकुलर असिस्टेंट को, इसने वो काम किया तो उसने टिक लगा दिया। अब जिस भी असिस्टेंट ने उस काम के आगे टिक लगाया, हमें पता चल जाता है कि भाई वो काम कौन से असिस्टेंट ने किया है, और फिर उस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है। अगर अच्छा काम किया है तो शाबाशी देंगे, नहीं किया है तो जो देंगे वो देंगे। ठीक है, तो ये चार चीज थी आपके असिस्टेंट के पर्सपेक्टिव से, क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, ये असिस्टेंट के पर्सपेक्टिव से थी। और प्रिंसिपल के पर्सपेक्टिव से चार एडवांटेजेस है यहाँ पे। प्रिंसिपल के पर्सपेक्टिव से चार एडवांटेजेस। सबसे पहला, प्रिंसिपल कंट्रोल कर सकता है प्रोग्रेस ऑफ ऑडिट। ऑडिट प्रोग्राम से उनको पता चलता रहता है कि भाई कितना काम उन्होंने कर लिया और कितना काम अभी तक बाकी है, तो वो कंट्रोल कर सकता है कि भाई कितना, कब तक ऑडिट खत्म होगा, ऑडिट के प्रोग्रेस को वो कंट्रोल कर सकता है। दूसरी चीज, अगर ऑडिटर को कोई बोल रहा है कि यार बाद में जाके पता चलता है कि यार ऑडिट खराब हुआ था, ऑडिट अच्छे से नहीं हुआ था, कोई ऐसा इल्जाम लगा रहा है, तो ऑडिटर ये ऑडिट प्रोग्राम जाके दिखा सकता है कि देखो भाई ये मेरा ऑडिट प्रोग्राम था, इस अकॉर्डिंग हमने सारे प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हैं, तो तुम टेंशन मत लो। कोई अगर मेरे पे चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस लगाता है, बोलता है कि मैंने केयरलेसली ऑडिट किया है, ऐसा कोई चार्ज लगाता है मेरे पे, तो ये एविडेंस बन के आ सकता है। ठीक है, ये एविडेंस हम बना सकते हैं ऑडिट प्रोग्राम को कि देखो भाई मेरा ये तो ये ऑडिट प्रोग्राम था, मैंने तो ये ऑडिट एविडेंस कलेक्ट किए थे। तीसरी चीज, अगर हम मेंटल प्लान बनाते हैं ना, अगर हम रिटन ऑडिट प्रोग्राम नहीं बनाते, अगर हम मेंटल प्लान बनाते हैं तो हम कुछ सर्टेन आइटम्स को इग्नोर भी कर सकते हैं। हम भूल सकते हैं कि भाई ये वाली चीज तो हमें इंक्लूड ही नहीं करी, हमें लगेगा हमने तो कर दी थी, हमने तो बोल दी थी, लेकिन हमने बोली ही नहीं होगी वो चीज। तो जो हमारा, अगर हम रिटन ऑडिट प्रोग्राम नहीं बनाते, तो अगर कोई वर्क करते हैं हम बेस्ड ऑन मेंटल प्लान, तो उससे डेंजर होता है इग्नोर करने का,
सर्टेन रिकॉर्ड्स को। एंड लास्ट में इससे हमें नेक्स्ट फ्यूचर ऑडिट के लिए भी हेल्प मिलती है, हम गाइड मिलता है हमें कि भाई जो भी हमें फ्यूचर ऑडिट में सक्सीडिंग ईयर में अगर हमें कोई ऑडिट करना है तो उसके लिए भी ये गाइड सर्व करता है कि भाई हमें बताता है कि हमें पिछले साल हमने ये किया था तो नेक्स्ट साल हम क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या नया कर सकते हैं। ये 4 चीज थी आपके प्रिंसिपल के लिए एंड ये 4 चीज थी आपके असिस्टेंट के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के लिए। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था यहां पे जब हम डिस्कशन कर रहे थे असिस्टेंट टू कीप एन ओपन माइंड वाला, तो मैंने आपको बताया था कि भाई ऑडिट प्रोग्राम में क्या होता है कि आपको वही प्रोग्राम फॉलो करना है, आप कोई और प्रोग्राम फॉलो नहीं कर सकते हैं, तो आपका काम बहुत मैकेनिकल बन जाता है, बहुत ऐसे क्लरिकल बन जाता है कि उनको पता नहीं, मतलब वो तो बस ऐसे करते जाते हैं मशीन की तरह, वो अपना दिमाग नहीं लगाते असिस्टेंट। अगर उनको ये चीज बोल दी जाए तो वर्क आपका मैकेनिकल बन जाता है, क्योंकि उनको भाई अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती ना कि भाई मैं ये काम कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं, वो तो बस उसको लिखा है ये काम करना है इसलिए वो काम कर रहा है, उसको पता नहीं है कि काम क्यों करना है। सबसे पहली चीज ये। दूसरा, ये प्रोग्राम जो है वो रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल बन जाता है, रिजिड बन जाता है, इनफ्लेक्सिबल बन जाता है, हम उसमें चेंजेस करना चाहे तो भी चेंजेस नहीं कर सकते। असिस्टेंट बोले नहीं 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 मैं चेंजेस नहीं कर सकता क्योंकि प्रोग्राम बोला गया, प्रोग्राम में जो बोला है मुझे वही करना है, तो रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल बन जाता है। ठीक है, अब अगर कोई हार्ड एंड फास्ट प्रोग्राम हो, कोई एकदम टफ, मतलब जो बेसिकली वही वाला प्रोग्राम है जो कोई बोले कि आपको यही प्रोग्राम फॉलो करना है, तो जो हमारे इनिशिएटिव लेने वाले असिस्टेंट होते हैं, जो एफिशिएंट वाले असिस्टेंट्स होते हैं, उनका जो इनिशिएटिव है वो किल हो जाता है, मतलब उनकी जो काम करने की इच्छा है वो मर जाती है, क्योंकि जब उनको पता चलता है कि यार उन्होंने जो बोला है वैसे ही मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे अपना दिमाग नहीं लगाना, मुझे अपना एनालिसिस नहीं लगाना, मुझे अपना क्या बोलते हैं उसको बेसिकली जो होता है ना एक्सपोजर नहीं मिलता काम का, क्योंकि भाई उन्होंने जो बोला है वही करना है, मैं अपना दिमाग नहीं लगा सकता, तो उनका जो इनिशिएटिव है वो किल हो जाता है, बेसिकली उनको इनिशिएटिव लेने मिलता नहीं है। सबसे पहली चीज ये। या फिर दूसरे हो सकते हैं असिस्टेंट्स थोड़े बहुत हमारे जैसे कि सर जिसको काम करना ही नहीं है, तो अगर कुछ काम में गलती आ भी गई तो मैं तो ये बोल दूंगा भाई देखो प्रोग्राम में बोला था वही काम किया है मैंने तो इनएफिशिएंट असिस्टेंट्स जो है वो शेल्टर ले सकते हैं बिहाइंड द प्रोग्राम, मतलब वो पीछे छुप सकते हैं, प्रोग्राम के पीछे छुप सकते हैं। कैसे छुप सकते हैं? अगर उन्होंने कुछ खराब काम कर भी दिया तो बोलेंगे देखो भाई ऑडिट प्रोग्राम में ये लिखा हुआ था, मैं क्यों अपना दिमाग लगाऊं, ठीक है, तुमने जो बोला वही तो मैंने किया। ठीक है, तो ये 4 चीजें आपका डिसएडवांटेज। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो आपके डिसएडवांटेजेस है ना, परपोर्टेड या फिर अबव डिसएडवांटेजेस जो है उसको हम ओवरकम भी कर सकते हैं, ये डिसएडवांटेजेस को रिमूव कर सकते हैं हम लोग। कैसे रिमूव करेंगे सर? सबसे पहले जो ऑडिटर है उसको एक रिसेप्टिव एटीट्यूड रखना है। रिसेप्टिव एटीट्यूड मतलब क्या? ओपन माइंड रखना है, अपना दिमाग खुला रखना है, बंद दिमाग से काम नहीं करना है। ठीक है, रिसेप्टिव एटीट्यूड रखना है, ओपन माइंड रखना है। दूसरा, ओपन माइंड रखते हुए अपने असिस्टेंट के काम को सुपरवाइज करना है, देखना है कि वो अच्छे से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। और तीसरा पॉइंट असिस्टेंट के लिए है कि तुम्हें हर एक मैटर को ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व करना है, बिना कोई बायसनेस के साथ, बिना कोई पार्शियलिटी के साथ ऑब्जर्व करना है, एंड सारे सिग्निफिकेंट मैटर्स को अपने सुपरवाइजर को बताना है ताकि वो सुपरविजन अच्छे से कर पाए। ठीक है, ये 3 पॉइंट थे हमारे डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने के लिए। और ये पूरा चैप्टर था हमारा प्लानिंग, ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्लान, ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्रोग्राम के ऊपर, चैप्टर नंबर 2 ऐसे 300 प्लानिंग ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। लाइक टारगेट हम रखते हैं 100 लाइक्स का, मुझे पूरी उम्मीद है आप लाइक टारगेट जरूर अचीव करा देंगे। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा हम सीए बनेंगे, ताकि जो भी ये वीडियो देखे उसको मोटिवेशन आ जाए कि वो भी सीए बनेगा। आपके लिए बहुत जल्दी हम क्वेश्चन बैंक एंड एग्जाम ओरिएंटेड बैच लेके आने वाले हैं। एंड बस इस बार ऑडिट में एग्जामिनेशन पार बस दुआ में याद रखना। थैंक यू, बाय बाय।